फ्रेंड्स, मैं आकाश पाठक आप सभी का स्टडी विद योगेश सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। उसमें आज मैंने कुछ प्रश्नों को लिया है, जिसमें हमने आज 5 प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जिसमें आपको आज मैं बताऊंगा कि इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके बाद ये पहले 5 प्रश्न लिए गए हैं, इसके बाद 5 प्रश्न और आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको जो प्रश्न है, जो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप के प्रश्नों का नंबर सिस्टम में पूछा जाता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है, अपरिमेय संख्या बताइए। जैसे कि इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिए हैं कि 10/3, √2, 15/2, 7/3। आपको इसमें बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। मैंने आपको बताया है कि P/Q के फॉर्म में जो संख्याएं लिखी जा सके वो परिमेय संख्याएं होती हैं। आप देख सकते हैं कि √2 जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। आखिरकार P/Q के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा जा सकता? इसको तो हम √2/1 तो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, इसका रियल मीनिंग क्या होता है आज मैं आपको बताऊंगा। जनरली अगर आप देखें कि अगर 10/3 को आप डिवाइड करते हैं तो 3.33 ऐसे आता चला जाएगा, यानी कि आप इसे 3.3 बार भी लिख सकते हैं। लेकिन इसी तरीके से आप 15/2 को करिए तो इसमें कुछ भाग देने के बाद, 1, 2, 3 अंक के भाग देने के बाद रिपीटिएशन आने लगेगा, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति होने लगेगी। इसी तरीके से आप 7/3 में भी देख सकते हैं। लेकिन जब √2 को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें जो पुनरावृत्ति वाली कंडीशन होती है वो आती नहीं है, उसमें अलग अलग संख्याएं आने लगती हैं, इसलिए यहाँ पे ये P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, अगर कोई √रूट संख्या दी गई है, इसकी आप वैल्यू निकालेंगे तो इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है, और जबकि इन संख्याओं में जैसे 10/3 हो गया, 7/3 हो गया, एक निश्चित अंक के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है, यानी कि P/Q के फॉर्म में लिखा जाना या ना लिखा जाना, उसका केवल यही इतना मतलब होता है। जो संख्याएं P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं उनमें अंकों की पुनरावृत्ति होती है, जबकि जो संख्याएं P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं उनमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारा पहला प्रश्न है कि 10/3, √2, 15/2, 7/3, इसमें अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो आप सीधे से बता सकते हैं कि √2 जो है ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसका √रूट वैल्यू निकालेंगे तो इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, P/Q के फॉर्म का केवल इतना मतलब होता है कि उसकी अंकों की पुनरावृत्ति होगी कि नहीं होगी। अगर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी तो अपरिमेय संख्या होगी। दूसरे प्रश्न पे आए, अगर हम बात करें तो इसमें मैंने लिखा है कि दूसरा प्रश्न आपको दिखाएं, 1 2 3 4 5 8 4 को 8 से विभक्त करना है। इस संख्या को 8 से विभक्त करना है, तो स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या है, अगर उसे 8 से विभक्त करना है तो आप उसके अंतिम के 3 अंकों को, आप विभाजकता के नियम जब मैं बता रहा था तो आप देखिए उसको, उस वीडियो को अगर आपको फिर से देखना हो तो देख सकते हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर जैसे कि अगर इसके 3 अंक लास्ट के 8 से कट जाएंगे तो संख्या 8 से विभक्त होगी, अदरवाइज वह संख्या 8 से विभक्त नहीं होगी। तो
इसमें जनरली यह होना चाहिए कि इस स्थान पे कौन सी न्यूनतम संख्या रखी जाए। ठीक है, तो देखिए आप आइए रखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे 1 रख दें स्टार के स्थान पे तो अंतिम 3 अंक कटेंगे कि नहीं। जैसे आइए देखते हैं, 2 बार गया, 2 आया, 8 त्रिक 24, यानी कि पूरा का पूरा कट जा रहा है। अगर स्टार के स्थान पे हम 1 रख दें तो ये संख्या पूर्णतः कट जाएगी, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा 1। इस प्रश्न का उत्तर 1 हो जाएगा, यानी कि इस संख्या के स्टार के स्थान पे न्यूनतम संख्या अगर 1 रख दी जाए तो ये संख्या पूरी की पूरी 8 से विभक्त हो जाएगी। और मैंने आपको 8 से विभक्ति के नियम में बताया, अगर अंतिम के 3 अंक, कोई कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दी गई हो, अगर उसके अंतिम के 3 अंक 8 से विभक्त हो जा रहे हैं तो वो संख्या आपकी 8 से विभक्त हो जाएगी। जो हमारा तीसरा प्रश्न है, इस तरीके से ये भी सॉल्व हो गया, पहला तो हो ही गया। तीसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है रूढ़ संख्याएं क्या हैं। इसमें आपको मैं रूढ़ संख्या की परिभाषा भी बताऊंगा और जो इसमें उत्तर है उसको भी बताऊंगा। मैंने 4 संख्याएं लिख रखी हैं, 39, 41, 44, 45। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि रूढ़ संख्या कौन सी है। रूढ़ संख्या आप देख रहे हैं कि इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो, लेकिन इसको जो कहते हैं प्राइम नंबर, जिसे आप अभाज्य संख्या के रूप में जानते हैं। अभाज्य संख्या यानी रूढ़ संख्या, यानी कि जो संख्याएं केवल 1 से कटें और स्वयं से कटें वे संख्याएं इसमें से कौन सी हैं। 39 है कि 41 है, 44 है कि 45 है। आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि 39 3 से भी कट जाएगी, 13 या 39 इससे 13 से भी कट जाएगी, स्वयं से तो कटेगी ही। 2 वाली तो ये सम है तो 4 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और संख्याओं से भी कटेगी। और ये 45 आप देख सकते हैं, ये भी कट रही है, 3 से कट रही है, 15 से कट रही है, इसके अलावा भी 5 से कट रही है। तो यानी अब 41 को देखिए, 41 किससे कटेगी। 41 तो केवल 1 से कट रही है, हम देख रहे हैं 41 बार, और 41/41। इसके अलावा आप इसको किसी से काट लीजिए तो ये कटेगी नहीं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस प्रश्न में केवल इतना आपको बताना चाहता था कि रूढ़ और अभाज्य का मतलब एक ही होता है। किसी प्रश्न में दिया है कि रूढ़ संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इसका यही मतलब है कि आपको उसमें अभाज्य ही पता करना है, ना कि और कोई भी मान उसका आपको पता करना है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तीसरे प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल चुका है, जिसका उत्तर है 41। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। जो चौथा प्रश्न है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे 1 2 3 गुणे में आपको करके दिखा रहा हूँ। ऐसे अगर इन्फिनिटी तक 100 तक लिखा गया है, कहीं तक भी लिखा गया है, लेकिन पहले मैं 100 तक आपको बताता हूँ में कितने शून्य होंगे, में कितने शून्य होंगे। ठीक है, प्रश्न आपका लिखा है कि 1 × 2 × 3 × 4 so on ... 99 × 100 में कितने शून्य होंगे। ठीक है, में कितने शून्य होंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे अगर किसी भी संख्या में कहीं तक भी गुणनफल दिया गया है, जैसे मान लीजिए इसमें 100 से दिया गया है, 100 तक दिया गया है, इसको आप 5 से डिवाइड कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जैसे आपने इसको 5 से डिवाइड किया तो 20 आया, 20 जो आया इसको प्लस करके इसमें फिर 5 से डिवाइड कीजिए, जब तक ये 5 से कटता रहे। जैसे 20 धन 4, अब 4 जो है पूर्णतः 5 से नहीं कटेगा, यानी इसको ना लिखकर 24। यानी कि अगर आप 1 × 2 × 3 × 4 यहाँ तक 100 तक करते जाएं आप इसको, तो आपको अंत में 24 शून्य मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने इसको कैसे जाना, तो आपको मैं बताता हूँ इसकी ट्रिक क्या होती है। जैसे आप 5 × 4 करेंगे तो 20 आएगा, यानी 1 शून्य आया। अगर आप इसके अलावा किसी यहाँ 1 से 5 तक किसी से गुणा कर लीजिए तो कोई इसके अलावा 1 शून्य से ज्यादा नहीं आने वाला है। जैसे 5 × 15 कर लिए, 5 × 10 कर लिए 10, तो यही वाला हो जाएगा, वही शून्य बना रहेगा। यानी इसमें आपको 5 लेना है, जितने 5 होंगे उतने शून्य होंगे। तो आप देखते हैं कि
एक जितने, यानी इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आप देखेंगे तो 1 से 100 तक 24 शून्य होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको इसमें ट्रिक बताया कि अगर 100 तक दिया है, 100 तक दिया है तो इसको आप 5 से डिवाइड कीजिए, यानी कितने शून्य हैं, आपको कितने शून्य आएंगे इसको पता करने के लिए। उसके बाद 2 आया, 20 हो गया। उसके बाद आप 20 को भी 5 से डिवाइड कीजिए, 20 बराबर 24, यानी 1 से 100 तक। आप इसी तरीके से 1 से 1000 तक मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे 1000 तक। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। जैसे मैंने कहा कि जितने तक हो वहां तक उसको लिखिए, उसको 5 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 200 आया, प्लस 200 को 5 से डिवाइड कीजिए, 40 आया। अब 40 को भी आप 5 से डिवाइड कीजिए, 240 धन 8। अब 8 भी 5 से एक बार तो जाएगा ही, यानी कि 248 धन 1, यानी 249 शून्य आएंगे। अगर आप 1 से 1000 तक गुणा कर रहे हैं पूरा यहाँ तक आप देख सकते हैं, तो आपके 249 शून्य आएंगे। ऊपर लिख दे रहा हूँ, वहां दिखाई नहीं दे रहा, 249 शून्य आएंगे। और इसको मैंने आपको बताया कि कैसे आएंगे, तो जैसे कि कैसे आएंगे फिर से एक बार देख लीजिए। 1000 को 5 से भाग दीजिए, 200 आया, 200 को इसी में ऐड करके 5 से फिर भाग दीजिए, क्योंकि 5 से कट रहा है। तो 200 धन 40, फिर 40 में 5 से भाग दीजिए, यानी 240 से इसको ऐड कर लिया, 40 का 8 बार गया तो इसको इसमें ऐड हो गया, 8 का भाग 5 में एक बार और जाएगा, तो 248 धन 1, यानी 249। आप देख सकते हैं कि 1000 तक अगर आप संख्याओं का गुणा करते हैं तो 249 शून्य आएगा। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 5वां जो है, उसको सॉल्व करने से पहले आप इसमें बहुत अच्छी ट्रिक लगती है। अगर आप इसे गुणा करना चाहें, इसको सॉल्व करना चाहें, तो बहुत ही आसान हो जाता है इन प्रश्नों को सॉल्व करना। इसलिए इसको देखिए, जैसे मैंने इसमें लिखा है 1/1/2 धन 1/2/3 धन 1/3/4, ऐसे मैंने 49 गुणे 50 तक लिखा है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि 1/2, 1/6, 1/12 भी लिख सकता था, तो इसमें क्यों नहीं लिखा है इसे, उसी को मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इन प्रश्नों को हल करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ऐसे आप लिख दीजिए। अब इसको आगे आप कैसे बढ़ाएंगे उसी को आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/2। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। आप कहेंगे क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू वही तो होगा, ठीक है। इसको आप 1/1 माइनस 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। आप इसको देख सकते हैं, इसकी वैल्यू बदल नहीं रही है। 1/3 गुणे 4 अगर आप लिख रहे हैं तो 1/3 माइनस 1/4 ही रहेगा। इस तरीके से आप इसे अंतिम वाली संख्या को 1/49 माइनस 1/50 लिख सकते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं इसमें यहाँ पे क्या रहेगा, 1/49 यहाँ पे माइनस में रहेगा, इसके पहले 1/48, ठीक है। इस तरीके से सीरीज बन रही है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो आपको प्रश्न लिख के बताया कि 1/1 गुणे 2, 2 गुणे 3, 3 गुणे 4, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, जो आपका 5वां प्रश्न है, उसमें मैंने बताया कि 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस डॉट प्लस 1/49 गुणे 50। मैंने उसको इस रूप में लिख लिया।
अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसको इस रूप में लिखा तो पहले का जो दूसरा है, दूसरे का जो पहला है, दूसरे का जो दूसरा है, तीसरे के पहले से इस तरीके से कटता चला जा रहा है। और यहाँ तक आप देख सकते हैं कि अंतिम वाला भी कट जा रहा है, जिसमें -1/49 प्लस 1/49 है। ठीक है, तो 1/, इसको देखिए मैंने 1/1 -1/50 कर लिया प्लस -1/50। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 - 1/50 बराबर 49/50। यानी कि आपके इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 49/50 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन पांचों प्रश्नों के हल आपने बहुत ही आसानी से देख लिए हैं और इन्हें सॉल्व करना कितना आसान होता है, जिसमें अपरिमेय संख्या मैंने आपको बताई, उसके बाद स्टार के स्थान पे क्या रहेगा कि कैसे 8 से विभक्त होगी। अंतिम 3 अंकों को आप ले लीजिए, उसके बाद आप पता कर सकते हैं कि ये 8 से विभक्त होगी कि नहीं होगी। ऋण संख्या मैंने आपको बताया कि ऋण संख्या और अभाज्य संख्याएं केवल नाम का अंतर है, बाकी होती वही है। इसमें 41 आपका उत्तर मिला। मैंने आपको बताया कि 1 से 100 तक अगर आप गुणा के रूप में आपको संख्याएं दी जाएं तो इसमें कितने शून्य होंगे, उसको आप जहां तक संख्याएं दी जाएं उसको 5 से डिवाइड करते जाइए। जब तक वो डिवाइड हो तब तक आप उसे डिवाइड करते जाइए। 5वें प्रश्न में हमने देखा 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 और उसका सॉल्व तो आप यहाँ देख ही सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये पांचों प्रश्न आपने हल कर लिए। बढ़ते हैं अगले 5 प्रश्नों पे, जैसे जिसमें 6, 7, 8, 9, 10 को मैंने लिया। इसमें पहला प्रश्न है जो आपका, मैंने आपको 5 प्रश्न सॉल्व कराए। उसके बाद जो ये 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां प्रश्न है, इसमें मैंने जो 6वां प्रश्न लिया है, इसमें आपको भाज्य, भागफल, शेष तथा भाजक क्या होगा, इसको मैंने आपसे पूछा है। तो मैंने पहले आप इसमें भाज्य, भागफल, शेषफल क्या होता है इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं। ऐसे भाज्य, इस एक जो सवाल दिया गया है उसमें भाज्य आपका 100 है, भागफल 33 है, शेष ठीक है 1। तो पहले इसे समझने से पहले इसमें भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, भाजक क्या होता है, उसको समझने के लिए क्या और कौन सा किस स्थान पे होता है उसे आइए हम जानते हैं। जैसे मैंने लिया 200, इसको मैंने डिवाइड किया 4 से। ठीक है, तो इसको जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो एक बार तो ये 4 पंचे 20 हो गया, पूरा का पूरा कटा, और उसके बाद 50। यानी आपका शेष फल यहाँ 0 आया, ये शेष आपका 0 आया। ये भागफल आपका आया, ये भाज्य है, और ये आपका भाजक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा है कि इसमें भाज्य, भागफल, शेष, भाजक, इसमें कौन क्या किस स्थान पे रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको गुणा कर दें और उसमें शेषफल जोड़ दें, ठीक है। अब इसको अगर आप ऐसा करें, यानी कि ये सबसे बड़ा है, यानी भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। इस तरीके से एक आप फार्मूला क्रिएट कर लिए और इसी फार्मूले में आप इस प्रश्न को रख के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे भाज्य आपका 100 दिया है, भाजक आपका पूछा है, भाजक आपसे पूछा गया है, भागफल आपका 33 है और शेष फल जो है आपका 1 है। ठीक है, आप इसको इधर लाइए, 1 को पक्षांतर करके इधर लाइए और भाजक गुणे 33। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊं, इसको आप नोट कर लिए होंगे। 33 तक तो आपका आप देख ही रहे हैं। उसके बाद ऊपर आते हैं, जैसे 100 - 1 यानी 99,
बराबर भाजक गुणे 33। अब आप इसको पक्षांतर करके लाएंगे तो भाजक बराबर 99/33 यानी 3। भाजक जो आपका प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है इसका उत्तर हो जाएगा 3। इस तरीके से आप भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल करके इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसको व्यवहारिक रूप में कैसे यूज किया जाए, कौन सी संख्या कहाँ पर होती है, मैंने आपको इसके पहले बता दिया। हमारा जो छठवां प्रश्न है 6 मैंने कई बार लिखा है और उसको 7 से डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं ये वाला प्रश्न। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है और इसका रूल क्या होता है और ऐसे कितनी बार क्या कैसे होता है उसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1 1 इस तरीके से अगर 6 बार संख्याएं लिख दी जाएं, अगर 6 1 लिख दिया जाए और इसको 7 से डिवाइड किया जाए तो ये पूर्णतः कट जाएगी। इसी तरीके से आप काट के देख लीजिएगा, कटती है। इसको भी आप अगर डिवाइड करेंगे 7 से, केवल 6 बार लिखें उसके बाद 7 से उसे डिवाइड करें, उसके बाद ये पूर्णतः कट जाएगी। इसी तरीके से ये अभाज्य का नियम होता है। अगर अभाज्य संख्याएं नीचे लिखी गई हैं, 7 के बाद अगर हम बात करें 11 होती है, अगर हम कोई भी संख्या 1 1 2 2 3 3 ऐसे 10 बार लिख दें, जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से लिख के 10 बार इसे अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। चाहे इसे 1 1 लिखें चाहे 2 2 लिखें। तो आपको मैं बता दूं कि अगर इस प्रश्न की बात करें जो आपका छठवां लिया गया है कि इसमें शेषफल कितना होगा, तो इसमें अगर आप जब पूर्णतः विभक्त हो जाएगी तो इसमें शेषफल आपका 0 होगा, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक प्रश्न ऐसा बनता है कि अगर 6 6 6 ऐसे 64 बार लिख दिया जाए, 64 बार, ठीक है, और इसे 17 से विभक्त किया जाए, 17 से विभक्त किया जाए तो कितना शेषफल आएगा, कितना शेषफल आएगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्याओं का ये नियम होता है। जैसे 7 के साथ 5 नहीं होगा, 7 के साथ 11 के साथ 13 के साथ 17 के साथ, इन सब संख्याओं के साथ ये नियम माना जाएगा। जैसे अगर मैंने कहा कि अगर 10 11 वाली संख्या लेते हैं तो आपको कोई भी संख्या जो रिपीट है तो 10 बार लेनी पड़ेगी। अगर आप 7 लेते हैं तो 6 बार, ठीक है, यानी 6 बार लिख देंगे तो पूरा कट जाएगी और आपका जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। इसी तरीके से अगर 17 से अगर बात की जाए तो 17 से लिखने के लिए 6, जैसे मान लीजिए इस प्रश्न में 6 लिया गया तो इसको 16 बार लिखा जाए, 16 बार, ठीक है, 16 बार लिखा जाए तो 17 से भाग दिया जाए तो इसका शेषफल 0 आ जाएगा। इसी तरीके से कह रहा है कि अगर इस संख्या 6 6 6 64 बार लिखी गई हो तब इसमें कितना उत्तर आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये 6 6 ऐसे 64 बार लिखा गया हो, इसको अगर आप 17 से भाग करेंगे तो 16 16 का आप जोड़ा बना लीजिए, 4 जोड़ा बनेगा, 16 चौके 64, यानी आपका जो उत्तर आ जाएगा शेषफल के रूप में वो 0 आ जाएगा। क्योंकि एक बार जब 16 संख्याओं का जोड़ा बनेगा तो उसमें शेषफल 0 आ जाएगा। उसके बाद जो 16 संख्याओं का जोड़ा बनेगा रिपीटेबल संख्याओं का, तो उनमें भी तो आपका शेषफल 0 आ जाएगा। इस तरीके से 4 जोड़े बनेंगे, चारों में शेषफल आपका 0 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपका टोटल शेषफल जो होगा 0 ही होगा। आप इस प्रश्न को कितने आसानी से हल कर लेंगे इसमें जोड़े बनाकर। इसमें तो मैंने आपको 7 से 6 संख्याएं ऊपर लिखी गई तो आपको बताया कि कितना शेषफल होगा। और इसी तरीके से अगर इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो भी आप हल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर 0 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में जो आपका 8वां प्रश्न है। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। अगर इसमें मैंने 10 तक लिया है, 9 का स्क्वायर धन 10 का,
इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है। ठीक है, अगर 10 तक दी गई है तो यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी आपकी 10 हो जाएगी, n+1 जो होगा आपकी 11 हो जाएगा, और इस 2n+1 आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 10 × 11 × 21/6। अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। 3 को 7 बार, 3 दूनी 6, इसको यहाँ पे 5 बार, यानी ये पूरा का पूरा कट गया। 35 × 11, आप इसको गुणा करेंगे 35, उसके बाद उसमें 11 से गुणा कर दीजिए। 11 × 5 = 55, 5 आया, 11 × 3 = 33, 8 × 5 = 38। यानी कि 1 से 10 तक संख्याओं का, नेचुरल संख्याओं का आप वर्गों का योग करते हैं तो उनका जो योग आएगा 385 आएगा। ठीक है, इसी लगे तुरंत ही हम आपको घनों का योग भी बता देते हैं, एक प्रश्न और ऐड करते हुए। जैसे अगर यहाँ पे वर्गों का योग ना दिया हो, घन करना आपको कहा गया हो। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको सवाल दिए गए हैं तब आप कैसे हल करेंगे। जैसे n तो आपका यहाँ पे 10 ही होगा, फार्मूला बता रहा हूँ, तो n आपका 10 होगा। इस तरीके के प्रश्नों में आपको इस फार्मूला जो लगता है, ठीक है, संख्या नेचुरल नंबर के घनों का योग अगर आपको ज्ञात करना है तो उसमें n × n+1/2 का वर्ग कर दीजिए, यानी 10 × 11/2 का वर्ग, ये 5 हो गया। ठीक है, 55 का वर्ग, आपको 55 का वर्ग करना है, यानी 55 × 55 करना है, तो 55 25, 5 × 25 = 2 27, यानी 5 7 5 12, 7 2 9 1 10, यानी 3025। आपका 3025 उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आपका 8वां प्रश्न है, इसमें चाहे वर्गों का योग दिया गया हो नेचुरल नंबर के, चाहे घनों का योग दिया गया हो, आप बड़े ही आसानी से इसे हल कर सकते हैं। हमारा जो 9वां प्रश्न है ये भी शेषफल पर ही आधारित है। मैंने लिखा है 25 × 26 धन 37 × 38 भागे 12 में शेषफल बताइए। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि आप इन संख्याओं को पहले अलग अलग 12 से काटिए। अगर आप इसको काटेंगे तो 1 शेषफल आएगा, गुणे इसमें आप काटेंगे तो 2 शेषफल आएगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें काटेंगे तो 12 × 36, 1 शेषफल आया, 12 × 36, 2 शेषफल आया। अच्छा, तो इसका भी गुणा करेंगे, 2 धन 2/12। ठीक है, अब आप 4/12 करेंगे तो मतलब 12 से 4 में भाग देंगे तो आपका भाग जाएगा नहीं, यानी शेषफल आपका 4 हो जाएगा। बहुत ही आसान टाइप के प्रश्न होते हैं, जैसे कि इसको काटिएगा मत, जैसे कि 4 नहीं, 4 में आपको भाग देना है तो शेषफल आपका 4 ही आएगा। ठीक है, काटना नहीं है, इसको समझना है कि 4 आपका शेषफल के रूप में आ जाएगा, क्योंकि 12 का भाग 4 में नहीं जाएगा, यानी आपका शेषफल 4 आ जाएगा। एक अलग एग्जाम्पल से ले लें, अगर 3 × 5 धन 2 × 3 हो और इसको आपको 11 से भाग देना हो, तो आप इसमें कितना शेषफल लाएंगे। तो इसको आप 5 × 15 धन 3 दूनी 6/11, 15 × 6 = 21/11 करके आप सीधा सीधा हल कर सकते हैं। एक ही बार जाएगा और 10 शेषफल आपका बच जाएगा। ठीक है, यानी 10 शेषफल अगर आप किसी को ना समझ में आ रहा हो तो मैं उसको शेषफल कैसे बच जा रहा है उसको बता देता हूँ। जैसे 21 में 11 से आप जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 10 हुआ, उसके बाद ये 10 आपका टोटल शेषफल के रूप में बच जाएगा, यानी ये 10 आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ें। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन प्रश्नों के हल समझ में आ रहे होंगे। और हमारा जो अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, इन प्रश्नों को कैसे आप सॉल्व करेंगे।
6 की घात 76/5। इसका कुछ फॉर्मेट इस तरीके से होता है, 6 की घात 76/5। इसको आप कैसे हल करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें इस तरीके के प्रश्न होते हैं, उनको हल करते हैं, उसी तरीके से इन प्रश्नों को भी हम हल करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 6 ऐसे इस तरीके से 76 बार तक लिखी हैं, ठीक है, और आप इसे 5 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, शेष फल यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। इस तरीके से 76 बार 1 आपके आएंगे, और उनका अगर आप करें 1 की घात 76 बराबर 1 ही उत्तर आएगा, ठीक है। यानी अगर 6 की घात 76 दी है, उसे 5 से डिवाइड करने को कहा गया है, तो आपका जो प्रश्न आ जाएगा 6 की घात बटे 5 हो जाएगा। इसको इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, और मैंने आपको भाग दे के बताया कि शेषफल कितना आ रहा है, यानी 1 की घात 76 आप देख सकते हैं आपका शेषफल आएगा। 1 की घात 76 का मतलब 1 ही होगा, इसका कोई विशेष मतलब नहीं होता है। तो मैंने आज आपको 10 प्रश्नों की श्रृंखला बताई। इस तरीके से नंबर सिस्टम के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उन सभी को इन्वॉल्व किया गया, और इस तरीके से आज मैं नंबर सिस्टम का ये चैप्टर समाप्त कर रहा हूँ। और अगले टॉपिक पे हम बढ़ेंगे। आपको जो मैंने बोर्ड मैथ बताया था, जिसका मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन, उसमें भी आपको मैं प्रश्नों को हल कराऊंगा। इस तरीके से आपने आज कल 10 प्रश्नों का इसके पहले वाले वीडियो में, आज वाले वीडियो में आप 10 प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं, और आगे भी मैं आपको इन श्रृंखलाओं को सॉल्व कराता रहूँगा।